अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया सैयद है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम जिस चीज़ का ज़िक्र करेंगे, जिस इम्पॉर्टेंट इशू का ज़िक्र करेंगे, वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन इशू है, ना सिर्फ फीमेल्स में बल्कि मेल्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे इसके लिए हमारे पास आते हैं और इसके लिए रिकमेंडेशंस लेते हैं। हेयर फॉल की जो फीमेल्स में मैं सबसे पहले बात करूँगी, जो सबसे कॉमन कॉज़ है वो है खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, हीमोग्लोबिन का कम होना, और ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी, और इसके अलावा समटाइम्स थायराइड के प्रॉब्लम्स भी, जो कि और कोई सिम्टम्स या साइन पेशेंट को नहीं देते लेकिन हेयर फॉल की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। तो मेन थिंग, जब सबसे पहले पेशेंट हमारे पास हेयर फॉल के लिए आता है तो हम कुछ उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ये देखने के लिए कि इनमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर इनमें कोई डेफिशिएंसी हो तो सबसे पहले हमें उसको करेक्ट करना पड़ता है, वरना आप हेयर फॉल के लिए जो भी कुछ लें उसका बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह असर नहीं होगा। फिर फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर भी एक बहुत हेयर फॉल की कॉमन रीज़न है कि कोई खुदा ना खास्ता रिसेंटली कोई बीमारी हुई हो जिसमें इवन कोविड के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है, डेंगू या एनी डिज़ीज़, या खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा या ब्लड लॉस या कोई मेंटल स्ट्रेस या कोई खुदा न खास्ता सर्जरी की हिस्ट्री हो जो रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर अंदर आपके साथ ये हुआ हो, तो उसके भी बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और इसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मेल्स में सबसे जो कॉमन हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो है जो मर्दाना गंजापन होता है, जिसमें आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे जाना शुरू हो जाती है। आपका सर बाज़-औक़ात ऑक्सीपिटल रीजन से और बाज़-औक़ात फ्रंटल रीजन से बाल्ड होना शुरू हो जाता है। आपका फॉलिकल का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। आपका बाल बहुत ज़्यादा रूखा और जिसे कहते हैं ड्राई सा हो जाता है और वो बहुत थिन हो जाता है। तो इसको मर्दाना गंजापन कहते हैं। इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी काफ़ी हैं, लेकिन इसमें अगर पेशेंट सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहता है तो वो पहले कराए और उसके बाद आपको बाकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अभी हम मेंशन करेंगे वो तो लेने पड़ते हैं। अच्छा, जब भी कोई पेशेंट हेयर फॉल के लिए आता है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम उसके ब्लड टेस्ट जो कराते हैं, जो मैंने मेंशन किया। ब्लड टेस्ट के बाद हम उनको 3-4 ट्रीटमेंट्स ऑफ़र करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। ब्लड टेस्ट में अगर कोई कमी हो, जैसे विटामिन डी लेवल कम हो, आपका हीमोग्लोबिन कम हो, विटामिन B12 कम हो, या थायराइड का कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम निकलता है, तो हम सबसे पहले उसको करेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो स्पेसिफ़िक हेयर के लिए मल्टीविटामिन्स होती हैं, क्योंकि उसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बड़े सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं जो आपके हेयर को ज़रूरत होती है, हम वो देते हैं पेशेंट को। मल्टीविटामिन्स बहुत सारे नामों से आती हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स की भी आती हैं, जिनसे कम से कम 1-2 महीने में लगातार लेने से पेशेंट को 30 to 40% फ़र्क पड़ जाता है। फिर हम कुछ शैम्पूज़ देते हैं जो एंटी हेयर फॉल होते हैं। इसके अलावा हम कुछ सीरम्स भी दे सकते हैं सर के ऊपर अप्लाई करने के लिए। उनमें माइनॉक्सिडिल भी है 5% या 2% फीमेल्स में, और इसके अलावा प्रोकैपल, एनाकैपल के सीरम्स भी होते हैं जो हम सर की जिल्द पे अप्लाई करने के लिए देते हैं। उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अगर पेशेंट को इस सब चीज़ से खातिर ख्वाह इस सब मेथड ऑफ़ ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, तो फिर हम पेशेंट को PRP के सेशंस एडवाइस करते हैं। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में उसका ज़िक्र किया है। तो उसमें ना सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग हेयर स्ट्रेंथन होते हैं बल्कि न्यू हेयर की ग्रोथ भी होती है। अब आ जाते हैं प्रिसाइजली मर्दाना गंजापन की तरफ, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं।
जब भी कोई मेल, क्योंकि अगर ये जेनेटिकली प्रेजेंट, क्योंकि ये मोस्टली जेनेटिकली प्रेजेंट करता है आपके पेरेंट्स में, आपके आपके फैमिली हिस्ट्री में, मैटरनल या पैटर्नल साइड पे ज़रूर ये वाली होती है मर्दाना गंजापन की टेंडेंसी। तो आप में यूजुअली आजकल तो 25-26 साल के बच्चे, लड़के जो है ना, वो बॉयज़ इस सिचुएशन के साथ आते हैं। उसमें वही आपकी लाइन पीछे जाना शुरू हो जाती है, आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और थिन होना शुरू हो जाते हैं, और फॉलिकल का साइज़, यानी सर का जो बाल का साइज़ है वो चूँकि छोटा हो जाता है तो बहुत बारीक बाल हो जाता है और वो सर की जिल्द नज़र आना शुरू हो जाती है। तो उन मेल्स में चूँकि ये टोटली जेनेटिक तो है ही, लेकिन इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा पेशेंट के अपनी उससे होता है कि वो एस्थेटिकली चाहते क्या हैं, मतलब व्हाट डू दे वांट। अगर तो वो ये चाहते हैं कि उनके पूरे बाल वापस आ जाएं और हेयर लाइन बड़ी अच्छी से रिस्टोर हो जाए, तो सबसे पहला ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनको फिर वही मल्टीवाइटामिन्स और सर की जिल्द के ऊपर लगाने वाले सीरम्स वगैरह देते हैं ताकि अच्छा सा हेयर ट्रांसप्लांट एंकर हो जाए। और दूसरा ये कि पीआरपी के सेशंस भी एडवाइस करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना चाहते, वो उसको बहुत इन्वेसिव समझते हैं और वो चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई हल हो। तो फिर पीआरपी के सेशंस के साथ हम बाकी ये सब चीज़ें, जिनमें खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं और लगाने वाली भी दवाइयाँ होती हैं, और ये डॉक्टर के मशवरे से, क्योंकि इनमें खाने वाली दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आपको डिस्कस करके आपको एडवाइस की जाती हैं दवाइयाँ। तो उनसे कम से कम आपके ना सिर्फ जो एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल्स हैं, जिन्हें मैं उनको कहूँगी आम सादे लफ्ज़ों में कि जो अलाइव फॉलिकल्स हैं, वो रिस्टोर हो जाते हैं, उनसे बाल बनना शुरू हो जाता है और आपकी टू सम एक्सटेंट न्यू हेयर ग्रोथ भी होती है। तो ये एक नॉर्मल सा लेआउट है अबाउट हेयर फॉल, के हेयर फॉल के लिए हम क्या क्या देखते हैं। और हाँ, स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस है, ये मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, मेंटल स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हेयर फॉल। तो आप जब भी कभी आप जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास होते हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं या कोई और चीज़ जिससे उनको स्ट्रेस थोड़ा रूटीन में आ जाता है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपका खाना पीना डिस्टर्ब होता है, तो आपकी एक्ने भी आना शुरू हो जाती है और आपका हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है। तो मेंटल स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हेयर फॉल। तो जब भी आपको लगे कि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें और आपको पूरा देख के, आपके सर की जिल्द को एग्ज़ामिन करके, आपके बाकी पैरामीटर्स को देख के जो भी एडवाइस करें उसको फॉलो करें। क्योंकि जो अर्ली ऑनसेट होता है कोई भी, किसी भी डिज़ीज़ का जो अर्ली स्टेज होती है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है, बजाय इसके कि आप उसको बहुत ज़्यादा डिले करें और घरेलू टोटके करते रहें, तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, फिर एक और घरेलू टोटके से मुझे बात याद आई, बहुत सारे लोग बहुत ऑयलिंग को समझते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा। ऑयलिंग करने से हेयर फॉल नहीं रुकेगा। नंबर 1, ऑयल से आपका शैफ्ट, जो बाल का शैफ्ट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, वो थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। अगर किसी का बहुत ड्राई बाल है या फ्रिज है बालों में तो वो मैनेजेबल हो जाता है। लेकिन ऑयलिंग से एज एन एंटी हेयर फॉल देयर इज़ नो रोल ऑफ ऑयल। और या मसाज जो हम करते हैं किसी भी ऑयल के साथ, वो भी थोड़ी सी देर के लिए कराएं आप बेशक, और जस्ट बिफोर टेकिंग अ शावर आप 15-20 मिनट पहले मसाज कराएं। मसाज से बेसिकली आपकी वेस्कुलैरिटी ऑफ स्कैल्प इंक्रीज़ होती है और वो थोड़ा सा हेयर के लिए अच्छा साबित होता है। और उसके अलावा जो बहुत सारे टोटके आप लगाने वाली चीज़ें लगाते हैं या सर की जिल्द पे, तो बाज़ औक़ात उनके काफ़ी हार्श इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टोटकों के हक़ में नहीं होती। तो ऑलवेज़ कंसल्ट अ डॉक्टर प्लीज़, और इसको प्रॉपरली मैनेज करें। जितना जल्दी मैनेज करेंगे उतना जल्दी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने की तरफ आ जाते हैं। इसके साथ हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग होते हैं। थैंक यू सो मच। और फिर इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस के साथ एक और सेशन के साथ हाज़िर होंगे जल्दी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।